हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार अर्थात 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा मॉडल पेपर। तो बस आपको 3 मॉडल पेपर आपको तैयार करना है। आपका 70 में 60 नंबर आपका फिक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, यदि आप तीनों मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपको 60 नंबर आना ही है। ठीक है, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा छूटने वाला नहीं है जो बार बार, जैसे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको 3 मॉडल पेपर में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इन सभी को तैयार करके ही जाएंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं, शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का हमने 2 मॉडल पेपर पहले ही करा दिया है। एक और मॉडल पेपर इसको कराना है केमिस्ट्री में, और फिजिक्स का पहला मॉडल पेपर हमने पहले ही करा दिया है। ये दूसरा मॉडल पेपर है। इसके बाद हम एक और मॉडल पेपर फिजिक्स का और केमिस्ट्री का करा देंगे। 3 मॉडल पेपर आपके हो जाएंगे। नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो आप जानते ही होंगे, क्या है, 8874726058। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप यहां से इसका पीडीएफ मांग लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। क्या आता है? बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ये कितना, 6 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर का। तो यहां से आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है जो है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियमों के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश के, या संवेग का, या ऊर्जा का, या द्रव्यमान के। तो याद रखें दोस्तों कि जो लेंज का नियम है ये किसके, ऊर्जा के संरक्षण के नियमों के अनुरूप होता है। मतलब जिस प्रकार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसी प्रकार जो लेंज का नियम है इसमें भी बताया गया कि आपको किस प्रकार क्या होता है, जो ऊर्जा को न तो नष्ट ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, पूरा उसमें डिस्कस किया गया है। तो यदि आप लेंज का नियम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। अगला आते हैं हमारे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि स्वप्रेरणकत्व का मात्रक हेनरी के समतुल्य है। मतलब जो स्वप्रेरणकत्व का मात्रक हेनरी के समतुल्य है कौन है भैया? तो यहाँ पे वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड है, या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर है, या वोल्ट प्रति एम्पियर है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, हम तो जानते हैं कि स्वप्रेरणकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा है कि प्रेरकत्व का मात्रक है। अब हमने स्वप्रेरकत्व का मात्रक हमने इतना जान लिया। अब प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया ओम इंटू सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, या सेकेंड प्रति ओम, या 1 ओम इंटू सेकेंड। तो आपको तो पता होगा कि जो प्रेरकत्व का मात्रक होता है वो ओम प्रति सेकेंड होता है। अब वैसे भी हमने सभी चैप्टर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिया है बहुविकल्पीय। तो वहां पे यदि आपने सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसमें आपको पूरा डिस्कस किया गया था। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को। तो अगला आता है जो घड़ी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अब इसमें से कौन है जो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो हमने पहले ही आपको बताया था कि बीटा जो क्या होती है, किरण होती है, यह वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था। अगला आता है जो आपका अंग क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे अंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? स्थिर आवेश के कारण, या त्वरित आवेश के कारण, या आवेशहीन कणों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हम जानते ही हैं कि क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कब उत्पन्न होती है? जब वो गति करते रहती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब त्वरित आवेश होंगे, त्वरित आवेशों के कारण क्या होता है भैया, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब आप वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने डिटेल में इसको पढ़ा होगा। अगला आता है आपका क्वेश्चन कि हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। अब हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? वैद्युतशीलता का, या परावैद्युतांक का, या चुंबकशीलता का, या स्वप्रेरणकत्व
प्रेरकत्व का, तो आपको पता होगा कि हेनरी का जो हेनरी प्रति मीटर जो किसका मात्रक होता है, तो आपका चुंबकशीलता का मात्रक होता है। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये वैद्युतशीलता है, चुंबक जो परावैद्युतांक है और चुंबकशीलता और स्वप्रेरकत्व, इन चारों का आपको मात्रक याद करके ही जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपसे मात्रक पर पूछ ही लिए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं, दूसरा आपका आता है, देख रहे होंगे आपको क्वेश्चन कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का आता है, 6 क्वेश्चन, यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे आपको यदि 6 क्वेश्चन को करते हैं। ये कभी कभी 1 नंबर में भी और 2-2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगला आता है, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो आपको लिखा गया है कि स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं तथा स्वप्रेरकत्व गुणांक के बीमीय सूत्र लिखिए। अब स्वप्रेरकत्व क्या होता है इसको आपको बताना है, मतलब इसका परिभाषा, और उसके बाद स्वप्रेरकत्व गुणांक का बीमीय सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो आपको स्वप्रेरकत्व का आपको याद रखना है और दूसरे बात स्वप्रेरकत्व का आपको बीमीय सूत्र भी बता देना है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इससे आपको क्या समझते हैं, मतलब इसका परिभाषा आपको देना है, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना है। अगला आप तो जानते होंगे कि लेंस की मतलब क्या होता है, लेंस की जो क्षमता होता है उसका क्या तात्पर्य है, उसका मात्रक, मतलब लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होता है, उसका परिभाषा, सूत्र, मात्रक सब टोटल में आपको इसको डिस्कस करना है, आपको बताना है। ये सभी हमने टॉपिक पढ़ा दिया है। आप जानते ही हैं कि यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वो वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगला आता है जो घड़ी का क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस का परिभाषा दीजिए। अब ये अवतल लेंस का क्या पूछा जा रहा है, प्रथम फोकस पूछा जा रहा है और द्वितीय फोकस का क्या आपसे परिभाषा आपको बताना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला आता है जो अंगा आपका क्वेश्चन है कि क्रांति कोण का परिभाषा आपको बताना है, मतलब क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए, ठीक है। अगला आता है कि किसी लेंसों द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं, मतलब यहाँ पे सिंपल में पूछा गया कि रेखीय आवर्धन या आवर्धन किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। और याद रखेंगे लेंस के लिए रेखीय आवर्धन अलग होता है और दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन अलग होता है, केवल फॉर्मूले का ही अंतर है और बाकी सब डेफिनेशन सेम रहता है, ठीक है। तो ये आवर्धन इसमें पूछा जा रहा है, आवर्धन का परिभाषा। अगला आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ से तो आपको यदि सॉल्व करते हैं तो आपको कितने भैया, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब ये आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इसमें से 4 आपको करना होगा, 2-2 नंबर का 8 यहाँ से आपको नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहला आता है कि स्वप्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा लिखना है। अब स्वप्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि विस्थापन धारा क्या होता है, इसका सूत्र आपको लिखना है कि विस्थापन धारा क्या होता है, इसका आपको सूत्र लिखना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये सभी हमने टॉपिक पढ़ा दिया है। अगला आता है कि एम्पीयर मैक्सवेल परिपथीय नियम। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एम्पीयर का परिपथीय नियम नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एम्पीयर मैक्सवेल परिपथीय नियम, तो ये आपको बताना होगा। अगला आता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है उससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब नेत्र की समंजन क्षमता का आपको परिभाषा देना है। या अब नेत्र न कहकर आपसे कह सकता है समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि समंजन क्षमता ही यहाँ से आपको पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से थोड़ा सा भी घुमाकर पूछा जाता है, तो बहुत से ऐसे कमजोर स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप मेन पॉइंट्स को समझिए और उसी के बारे में आपको बताना होगा। अगला आता है कि किसी प्रिज्म का पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता का क्या तात्पर्य है। अब इसमें क्या आपसे पूछा गया, आपसे सिंपल वे में यही कहा जा रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, इसका आपको परिभाषा बताना है, ठीक है। तो ये आप बता दीजिएगा। अगला आता है यदि आप इन 5 में से 4 क्वेश्चन को करते हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अगला आता है यहां से आपको चौथा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे कर दूं, ठीक है।
आशा करते हैं अब आपको पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आता है, देखिएगा, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए। अब ये आप तो जानते हैं फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित जो नियम होता है वो 2 होते हैं, ठीक है। और दोनों हमने वीडियो में ही याद करा दिया है। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आपको वीडियो में ही, यदि आप समय दे रहे हैं तो आपको वीडियो में ही याद हो जाए। और कभी भी मैं डेफिनेशन को रटवाता नहीं हूँ, वहीं से समझाकर याद कराता हूँ। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भैया एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगला आता है दूसरा आपका क्वेश्चन कि भंवर धारा का अनुप्रयोग लिखिए। अब भंवर धारा क्या होता है, इसका अनुप्रयोग मतलब उपयोग भी इसका लिखना है। ये सभी 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन और कभी कभी 4 नंबर में, 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद करके ही जाना है। अगला आता है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान जो होता है और वर्ग माध्य मूल मान जो होता है उसमें संबंध स्थापित करना है, रिलेशन स्थापित करना है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला आता है आपका जो घड़ी का क्वेश्चन है कि गामा किरणें होती हैं वो रेडियो तरंगों के अच्छा, यहाँ पे आपसे कहा गया कि गामा किरणों से रेडियो तरंगों के सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंगे जो होती हैं उनके बीच का जितने भी आपके क्या है जो तरंगे हैं उनका तरंगों का क्या देखना है आपका कि जो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यदि आप देखना चाहें तो आप विद्या में भी जाकर अपने देख सकते हैं, ठीक है। बहुत तरीके के आप जो क्या होते हैं हर स्टेट में आ रहे हैं विद्या, तो उससे आप देख सकते हैं। अगला आता है जो अंक क्वेश्चन है कि विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण का क्या तात्पर्य है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विचलन कोण और वर्ण विक्षेपण का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि विचलन कोण और वर्ण विक्षेपण क्या परिभाषा आपको दोनों का बताना है। अगला आता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। अब वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता ये भी हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा, उसी में आपको सूत्र का बता दिया गया है। तो इसको आपको तैयार करना है, 3 नंबर का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको 5 आपको करना होगा। अगला आता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो 5वां क्वेश्चन है। तो एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकाशिक तंतु का क्या अर्थ, मतलब क्या होता है। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, इसका रचना क्या होता है, कार्यविधि, सिद्धांत और अनुप्रयोग भी आपको लिखना है, तथा इसके घटनाओं का उपयोग भी, मतलब इसके क्या होता है, उपयोग जो होता है वो भी आपको बताना होगा। मतलब सिंपल में कहा जाए तो प्रकाशिक तंतु क्या होता है, इसका परिभाषा बताना है, उसके बाद रचना, कार्यविधि, सिद्धांत, उसके बाद अनुप्रयोग और उपयोग आपको टोटल डिस्कस करना है। अगला आता है, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। अगला आता है कि किसी खगोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र के लिए इसकी सहायता से किसी पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र इतना का स्थापित कीजिए। ये आपके 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी, और कभी कभी 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हैं विद्या में। तो यहाँ पे सिंपल वे में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि इस सूत्र की स्थापना आपको करना है किसके द्वारा, जो गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के सूत्रों के द्वारा ही आपको इसको क्या करना है, जो क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको आपको कर लेना है। बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसकी सहायता से, ठीक है। अगला आता है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे अंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो ग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे कहा गया निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष क्या होता है, मतलब इसका परिभाषा बताना है, उसके बाद इसका कारण बताना है और इसका निवारण आपको बता देना है। अगला आता है कि जो लेंज का नियम होता है वो क्या होता है और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तो यह हम जानते हैं ये नहीं करता है, पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जब लेंज का आप नियम पढ़ेंगे उसमें, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको
4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन आते हैं, मैंने केवल 4 ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 15 नंबर मिलेंगे और ये कभी कभी 5-5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी को तैयार करके ही जाइएगा। आप इनमें से कोई भी टॉपिक यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए, यूट्यूब पर लिखना है अंग्रेजी में, जैसे आपको लिखना है, मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है कि समंजन क्षमता, तो आप लिखिए समंजन क्षमता, समंजन क्षमता ब्रदर सर, इतना लिख देना है यूट्यूब पर और सर्च आपको कर लेना है, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ पे नेत्र की समंजन क्षमता लिखा था, तो आप केवल लिखिए समंजन क्षमता ब्रदर सर। इसी प्रकार आप कोई भी टॉपिक लिख लेंगे और ब्रदर सर अंत में लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो 5 क्वेश्चन हमने अभी तक देख लिया है। अब आता है आपका छठा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका छठा क्वेश्चन है। तो एक एक करके हम समझते हैं। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या होता है, मतलब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसको आपके बारे में बताना है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन प्रेरण की परिघटनाओं को समझाइए एवं अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। या तो आपको मतलब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसका आपको परिभाषा बताना है, उसके बाद अन्योन प्रेरण जो क्या होता है उसकी परिघटनाओं को समझाकर उसका उदाहरण दीजिए। या तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, या आपका दूसरा आता है कि अन्योन प्रेरण का आपको अन्योन जो क्या होता है प्रेरण होता है इसका आपको परिभाषा दे देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका जो क्या होता है अन्योन प्रेरण का जो व्यंजक होता है, अन्योन प्रेरण का जो व्यंजक होता है वो आपको बताना है। तो आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि एग्जाम में तो आप बैठे नहीं है कि एक क्वेश्चन को छोड़ना है, तो आप दोनों क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, ठीक है, और जो आता है वो आप लिख लीजिएगा। अगला आता है कि यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रचना आपको बताना है, कार्यविधि बताना है, का वर्णन कीजिए तथा पतले लौह क्रोडों का महत्व बताना है। और जो पतले लौह क्रोड होते हैं, ठीक है, लोहे का क्रोड होता है उसको आपको बताना है। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है उसी में, तो आप जाकर उसको देखेंगे। जब ट्रांसफार्मर हमसे पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिस्कस उसमें किया गया है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है टोटल आपको बताना होगा, ठीक है। अगला आता है कि या तो आप ये कह दीजिए ट्रांसफार्मर के बारे में टोटल बता दीजिए, या जो क्या होता है जो एसी होता है प्रतिवर्ती धारा का जनित्र, मतलब प्रतिवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि, प्रणाली का मतलब कार्यविधि ही और चित्र द्वारा आपको समझाना होगा। तो या तो आप ये कर लीजिए या तो आप ये कर दीजिए, दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो मैं तो यही कहूँगा दोनों याद कीजिएगा। अगला आता है कि मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों का व्याख्या कीजिए, मतलब मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। या तो आप ये कर लीजिए, या आपको प्रिज्मों के पदार्थों के लिए अपवर्तनांक का सूत्र का अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म का पदों में निगमित कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको सिंपल में पूछा गया कि अपवर्तनांकों का जो सूत्र होता है उसका विचलन कोण और प्रिज्मों के पदों में निगमन कीजिए, मतलब निगमन करना है। तो या तो आप ये कर लीजिए, ठीक है, या आपको इसके अलावा आपको क्या दिया गया है मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांतों की व्याख्या, इन दोनों में से आपको कोई भी एक कर लेना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप दोनों में से एक कोई करते हैं आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगला आता है अंतिम आपका क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। क्या लिखा गया है कि खगोलीय दूरदर्शियों का किरण आरेख बनाइए। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो दूरदर्शी की अभिदृश्यक लेंसों के द्वारक बड़े आकार का क्यों लिया जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पूरा डिस्कस आपको किरण आरेख मतलब चित्र द्वारा आपको समझाना है, ठीक है। या तो आप ये कर लीजिए, या आपको क्या कर लेना है अथवा में दिया गया है कि जो क्या होता है परिवर्तनीय दूरदर्शी होता है उसका किरण आरेख द्वारा पूरा डिस्कस आपको करना है। यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे परिवर्तनीय दूरदर्शी। अब दोनों में से कोई भी आपको किरण आरेख द्वारा पूरा डिस्कस करना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज
तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करके ही जाइएगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि इसका नोट्स मिल जाए, तो आप व्हाट्सएप पे करके मैसेज द्वारा मांग सकते हैं। और व्हाट्सएप पे अब हमसे बात नहीं हो पाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप, क्योंकि इतना समय तो हो ही नहीं कि व्हाट्सएप पे हाँ कोई भी मैसेज हो या कोई भी बात करना हो आपके लिए, तो आपकी सुविधा के लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैसेज कर पाते हैं। तो व्हाट्सएप पे तो मैं रहता ज़्यादातर नहीं हूँ, ठीक है, दूसरे कोई भी मैसेज कर देते हैं, ठीक है। तो उनके मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे ब्रदर सर, ठीक है, ब्रदर सर 30 क्या एक आईडी है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर क्या करेंगे आप, मतलब इंस्टाग्राम पे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको हमसे बात होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम मैं ही चलाता हूं, ठीक है। तो आप इस नंबर पर ब्रदर सर 30 पर आप जाकर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर तो अदरवाइज बस केवल लिंक के लिए वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है और नोट्स के लिए तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप तो जानते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।